नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी हाजिर हूँ। हफ्ते की शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों से और आज शो में खास क्या है नजर डालते हैं इस पर भी। चाहे आप पहली बार निवेश कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, आइडियल एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, कैसे करना है, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। आज की चर्चा में हमारे साथ है मिस्टर फिरोज अजीज, जो कि डेप्यूटी CEO हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज आपका। और इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें, एक इम्पॉर्टेंट और अहम खबर पर कुछ चर्चा करना जरूरी है। सेबी की बोर्ड बैठक से कुछ डेवलपमेंट्स निकले हैं, खासतौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। और फिर इससे पहले कि मैं आपका रिएक्शन लूं, क्विकली अपने व्यूअर्स को बता दें कि क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हुए हैं। जो बड़े बदलाव हैं उसमें जो सेक्टोरल एक्सपोजर होता है म्यूचुअल फंड्स का, उसमें कटौती दिखी है। 30% से घटकर सेक्टोरल एक्सपोजर 25% कर दिया गया है। साथ ही म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेट डेट में भी निवेश के रेगुलेशन में बदलाव हुए हैं। पहले किसी एक कंपनी में म्यूचुअल फंड्स अगर 30% तक निवेश कर सकते थे, तो अब ये निवेश 25% तक ही सीमित होगा। इसके अलावा फिरोज, जो तीसरा अपडेट आया है सेबी की बोर्ड मीट से, वो ये है कि होम फाइनेंस में एनएवी का 10% तक निवेश हो सकता था पहले, ये विंडो भी अब 10% घटाकर 5% कर दी गई है। तो ये जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, अगर हम एक इन्वेस्टर के लिहाज से देखें या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, एज एन एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं, कुछ इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल, ये इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये तीनों जो मेजर्स सेबी ने लिए हैं वो पूरे रिस्क के प्रति हैं, ताकि रिस्क कंसंट्रेशन रिस्क कम की जाए। जैसे सेक्टोरियल एक्सपोजर 30% की लिमिट थी, वो 25 कर दी। इसके वजह से जो ओवर एक्सपोजर फंड मैनेजर्स ले पाते थे वो मार्जिनली घट जाएगी। जैसे इन द रीसेंट पास्ट काफी सारे सेक्टर्स जो जैसे स्टील हो गई, जैसे मेटल कंपनीज हो गई, उनमें बहुत स्ट्रेस हुआ था। तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड के निवेशक को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए कॉर्पोरेट डेट में उन्होंने लिमिट 15 से घटा के 10% की लिमिट कर दी, ताकि रिस्क कम हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो जाए। सो तीनों जो चेंजेस हैं वो रिस्क को रिड्यूस करने के हित में है, डायरेक्शन में है। सो मेरे हिसाब से पॉजिटिव चेंज होगा। म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में थोड़ी बदलाव जरूर करनी पड़ेगी। ये जैसे इंप्लीमेंट होगा वो उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा जो ओवर एक्सपोजर होगा वो कम होगा, बट निवेशक के लिए ये अच्छा होगा। मार्जिनली शायद रिटर्न्स डिप हो, बट बहुत नेग्लिजिबली डिप होंगी, बट रीएलोकेशन की वजह से कंसंट्रेशन रिस्क पल्लवी जी काफी कम होने की आशंका है। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा और इम्प्लीमेंटेशन जब होगी, कुछ जरूर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप इंडिविजुअल सवालों का रुख करते हैं और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सुशांत पाल हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। गुड इवनिंग मिस्टर पाल। आपने अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है। इनफैक्ट आपने हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि आपने मेडिक्लेम ऑलरेडी ले रखा है। आपने बताया कि टर्म प्लान भी आप ले चुके हैं, तो एक साउंड डिसीजन तो आपने ले लिया। आगे के लिए गोल क्या है आपका, लक्ष्य क्या है? देखिए, मुझे अगले 5 सालों में मेरा घर के रिपेयरिंग के लिए मुझे 5 लाख चाहिए, और आफ्टर 20 या 25 ईयर्स मुझे 60 या 50 के करीब चाहिए लाख। ऑलराइट, तो ये जो आपका 5 इयर्स का लक्ष्य है वो तो आई थिंक हाउस रिपेयरिंग जैसा आप बता रहे हैं, घर में कुछ बदलाव आपको करने हैं, कुछ रेनोवेशन। और ये जो लॉन्ग टर्म का गोल है 50 लाख का, ये किसी खास मकसद से या रिटायरमेंट को देखते हुए? नहीं, रिटायरमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो मुझे कौन सा फंड मेरे लिए अच्छा है? ठीक है। इससे पहले कभी आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने www.moneycontrol.com में कुछ विजिट किया। इंटरनेट की मदद आपने जरूर ली है थोड़ा रिसर्च करने के लिए। बने रहे सुशांत आप हमारे साथ। आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इनफैक्ट मेजरली तो ये इंश्योरेंस में ही ज्यादा इनका एक्सपोजर है। LIC जीवन आनंद जो कि एक ट्रेडिशनल प्लान है, वो फिरोज इन्होंने ले रखा है। इन्होंने बताया PF में भी एनुअली अराउंड 40,000 तक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो 2 लक्ष्य इनके 5 ईयर्स और 25 ईयर्स की, यानी एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म के लिए, कैसे स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड्स में, कैसे इनको स्टार्ट करना चाहिए और एलोकेशन किस तरह से रखें? बिल्कुल, एलोकेशन मेरे हिसाब से इनका जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें झुकाव डेट की तरफ है, क्योंकि PF में भी 40,000 रुपए प्रति साल डालते हैं। और ट्रेडिशनल प्लान जैसे आपने कहा जीवन आनंद एक ट्रेडिशनल प्लान है, उसमें रिटर्न इतनी अच्छे आने की संभावना नहीं है, क्योंकि लार्जली उसकी रिटर्न्स
काफी स्टेबल और लो रहती हैं। तो मेरे हिसाब से इनका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो नया व्हीकल यूज करने की मिस्टर पाल बात कर रहे हैं, उसमें इनको इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि डेट का एक्सपोजर ऑलरेडी है। इंश्योरेंस इन्होंने ठीक ठाक प्लान कर रखी है, तो इक्विटी पे ही सीमित रहे। इनके जो लक्ष्य हैं 5 लाख और 50 लाख के रिटायरमेंट और घर रिपेयर के, दोनों इक्विटी से मीट हो सकते हैं। बट 6,000 रुपए प्रति माह अगर ये निवेश करें इक्विटी में, 13 से 14% की रिटर्न आएगी, तो दोनों फुलफिल होने की अच्छी खासी संभावना है। सो 2 इक्विटी स्कीम्स में बता देता हूं इनको। मिराई इंडिया एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा लार्ज कैप स्कीम होगा, और मिड कैप कैटेगरी में रेडिगर मिड एंड स्मॉल कैप, ये 2 स्कीम में 3-3 हजार रुपए से अगर प्रति महीना स्टार्ट करें तो इनके दोनों लक्ष्य जरूर पूरे हो सकते हैं। बट जो इन्होंने कहा कि इनका दूसरा लक्ष्य जो 50 लाख का रिटायरमेंट का है, वो थोड़ा मुझे कम लगता है। एक फैमिली को 50 लाख के कॉर्पस में 25 साल बाद उसकी वैल्यू काफी घट जाएगी, तो इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके वापस रिविजिट करना बहुत जरूरी है, वरना 50 लाख रुपए कम पड़ सकते हैं रिटायरमेंट के समय पे। राइट, तो इन्फ्लेशन को आप जरूर देखें, और मौजूदा जो एक्सपेंसेस है आप कैसे, अगर आप सोच रहे होंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आने वाले 25 साल में वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप एक 6 से 7% एवरेज इन्फ्लेशन रखें, तो अभी जितना आपका खर्च आ रहा है उसको आप देखें कि आज से 25 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे आपने बताया 50 लाख रुपए, एक्सपर्ट का भी यही मानना है 25 साल बाद 50 लाख रुपए की वैल्यू काफी कम होगी। तो इन्फ्लेशन का जरूर ध्यान रखें। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, लार्ज कैप के लिए एक फंड आपको बताया, मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, और साथ ही एक मिड कैप भी शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, रेलिगर मिड एंड स्मॉल। लेकिन ध्यान रहे कि समय के साथ साथ आप SIP की रकम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल शुरुआत 6,000 रुपए से की जा सकती है। हमारे साथ फोन लाइन पर एक और दर्शक है, मिस्टर निरंजन दे हैं बिहार से। नमस्कार निरंजन, गुड इवनिंग। बताएं, आपने मेंशन किया कुछ फंड्स आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, फर्दर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी अराउंड 7,000 के SIP हम देख रहे हैं, कितना और निवेश करेंगे? 12 से 15,000 रुपया चाह रहे हैं हर महीने निवेश करने के लिए। तो ये इसको इंक्लूड करके है 7,000 की जो चल रही है ऑलरेडी? इसको छोड़ के लगभग 20,000 टोटल हो जाए। अच्छा, ऑलराइट, यानी कि 7,000 की जो SIP ये तो चल ही रही है, अगले 10 से 15 साल के लिए निरंजन और निवेश कर सकते हैं। फिरोज, क्या सजेशन रहेगा? जो इनके करंट फंड्स हैं, देख रहे हैं हम ICICI के 2 फंड्स ले रखे हैं इन्होंने, यानी हाफ से ज्यादा एक्सपोजर इनका एक ही AMC में, और UTI का भी अपॉर्चुनिटीज फंड ले रखा है। क्या सजेशन है, इन फंड्स को कंटिन्यू करें या फिर कुछ इसमें ऐड कराएंगे आप? मेरे हिसाब से अगर ये और 12,000 इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं और इनकी डिस्पोजेबल इनकम्स इनको इतना अलाउ करते हैं कि और इनकम ऐड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से और 3-4 स्कीम्स डेफिनेटली ऐड हो सकती हैं। एक पोर्टफोलियो में 6 से 7 स्कीम तक डेफिनेटली जा सकते हैं। ये 3 स्कीम में इनके ICICI की ऑलरेडी एक्सपोजर, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 50% से ज्यादा 4,000 रुपए 7,000 रुपए में से ICICI फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको कभी भी 2 स्कीम एक फंड हाउस की ना लेनी चाहिए, और जो ले रखी है, बट बाकी अगर ICICI की स्कीम्स ना लें तो बैलेंस बना रहेगा। तो इनको मैं लार्ज कैप कैटेगरी में 2 अच्छी स्कीम्स रेकमेंड कर देता हूं। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो अच्छा लार्ज कैप स्कीम है, मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड वो भी बहुत अच्छा लार्ज कैप स्कीम है, एंड मिड कैप कैटेगरी में 2 ऑफबीट मिड कैप फंड्स, UTI मिड कैप फंड और SBI मिड कैप फंड। ये 4 फंड, इनके ऑलरेडी 3 फंड्स जो हैं वो अच्छे फंड्स हैं और उनमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है आज की दिन में। तो ये 4 फंड्स अगर ऐड कर लिए जाएं तो डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। बट इनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गोल क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, इनके इंश्योरेंस के एस्पेक्ट्स पूरे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि इनकी डिस्पोजेबल इनकम करस्पॉन्डिंगली रिलेटिवली अच्छी है, 18-19 हजार 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना। बट गोल को डेफिनेटली तवज्जो दें और उसको ले डाउन करें तो काफी अच्छा हो सकता है पोर्टफोलियो। राइट, तो जैसा कि आपने बताया था निरंजन कि आप ऑलमोस्ट एनुअल इनकम 5 लाख के आसपास है, तो आपने क्योंकि इसमें डेट में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कोई इंश्योरेंस है नहीं, उसके बारे में बताया नहीं है, तो आप थोड़ा सा खुद भी आकलन करें। जहां तक इक्विटी का सवाल है, तो जो फंड्स आपके हैं उनको भी आप साल में एक बार मॉनिटर करते रहे, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट दे रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज कुछ ऐड कराए हैं एक्सपर्ट ने, मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज एक अच्छा फंड है, इसे शामिल कर सकते हैं। बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी, ये भी एक अच्छा फंड हो सकता है लॉन्ग रन के लिए। मिड कैप कैटेगरी से UTI मिड कैप और SBI मैग्नम मिड कैप, ये कुछ फंड्स रेकमेंड किए रहे हैं फिरोज आपके लिए। अगले दर्शक से बात करते हैं, मिस्टर महेश मराठे पुणे से जुड़ रहे हैं इस वक्त। नमस्कार महेश, बताइए क्या सवाल है आपका?
हाँ मैडम, मैं 3000 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा गोल है, मैं 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे मैंने पीपीएफ में मैं 2500 पर मंथ मतलब इन्वेस्ट करता हूँ। और बेटी का जो अभी नया स्कीम है एसएसए कन्या समृद्धि, उसमें 2500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये हाल में शुरू किया आपने? हाँ, पीपीएफ मेरा 5 साल से चालू है। अच्छा, एक चीज और महेश, आपने मेल में लिखा है कि आप 20 साल के लिए निवेश करेंगे, साथ ही आपने गोल में लिखा है कि आप अगले 5 साल में एक्सपेक्ट करें कि 5 लाख तक मिल जाए। तो एग्जैक्टली आपने प्लान क्या किया है? शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको रकम चाहिए या फिर सीधे अब आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड चुन रहे हैं? एक्चुअली 5 साल के लिए भी चाहिए। और कोई